हेलो दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय राम राठौर में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो का पार्ट फोर्थ लेके आया हूं और इस पार्ट फोर्थ में आपके लिए काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए और अपने तैयारी को और बेहतर करते रहिए। धन्यवाद। चलो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने आपको पहले की वीडियो में उत्तर वैदिक काल की कुछ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया था। आज मैं का ही उत्तर वैदिक काल का ही एक सामाजिक व्यवस्था वर्णक्रम है जिसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था मतलब यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय के लोग किस प्रकार से रहते थे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जन पर आधारित होने लगा। इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे तथा परिवार पितृसत्तात्मक हो गया। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ का जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित ना होकर वो जन पर आधारित हो गया और स्थायी जीवन जीने की आशा भी बन गई। मतलब स्थायी जीवन जीने लगे। अब इधर उधर रहने की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। मतलब जो कबीले लोग हुआ करते थे, वो कहीं कबीला यहाँ डाला, कहीं वहाँ बनाया, तो अलग अलग लोग रहते थे। तो इस प्रकार से उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया और स्थायी घर बनाकर रहने लगे। परिवार पितृसत्तात्मक हो गया। मतलब अब जो मुखिया होगा वो पिता ही होगा परिवार का। इस चीज़ को निश्चित कर दिया गया था। इसी काल में संयुक्त परिवार की भी प्रथा बन गई। मतलब लोग बाग एक साथ रहने लगे। इसी काल पे ही चार वर्ण इसी काल में स्थापित हो गए। चार वर्ण इसी काल में स्थापित हुए, जैसे पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण हैं, ये इसी काल में ही स्थापित हुए। यज्ञ का महत्व बढ़ा एवं ब्राह्मणों की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में इन चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें इन चार वर्णों का जिक्र मिलता है। इस काल में चार आश्रम थे। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस काल में चार आश्रम थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास की स्थापना हुई। इन चारों आश्रमों को महाजनपद काल में जोड़ा गया। इन्हीं चारों आश्रमों को महाजनपद काल में जोड़ा गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना भी है। ज्वालो उपनिषद में सर्वप्रथम इन चारों आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख मिलता है। एक उपनिषद है ज्वालोपनिषद, उसमें इन चारों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मतलब यहाँ तो कह सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था वो पितृसत्तात्मक था। जो परिवार का मुखिया था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उन्हें धन संबंधी तथा किसी भी प्रकार की राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ना तो धन की उनको धन धन दिया जाता था और ना ही उनके लिए कोई राजनीतिक अधिकार के पट खोले हुए थे। किसी प्रकार से वो अधिकृत में नहीं थी। इसी काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित रखा जाता था। बाल विवाह नहीं होता था। विवाह बाल विवाह नहीं होता था। नियोग प्रथा के अंत जाति विवाह का प्रचलन था। मतलब नियोग प्रथा का अंत था और जाति प्रथा विवाह का प्रचलन था और स्त्रियों की स्थितियों में गिरावट आती गई। धीरे धीरे जो स्त्रियों की स्थिति थी वो नीचे गिरती गई। उसके बाद आता है आर्थिक स्थिति, कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया तथा लोहे की खोज के साथ साथ स्थायी जीवन व्यापक हो गया था। इसी काल में गेहूं और धान मुख्य फसल बनी। मतलब इसी काल में गेहूं और धान मुख्य फसल बनी और मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। लोहे की खोज भी इसी काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में।
स्थायी जीवन व्यापक हो गया था। इसी काल में ही गेहूं और धान का मुख्य फसल के रूप में प्रचलन में आया। यजुर्वेद में धान को व्रीहि कहा गया, जौ को यव कहा गया, गेहूं को गोधूम की संज्ञा दी गई। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं था तथा ऊन शब्द का उल्लेख हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कपास तो नहीं था परंतु ऊन शब्द का उल्लेख हुआ। उत्तर वैदिक सभ्यता ग्रामीण ही थी। जो वहाँ की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अंत में नगरों का अभ्यास पाते गए। मतलब यहाँ कह सकते हैं जो इसके अंत में नगरों का अभ्यास होता गया। धीरे धीरे नगर बनते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, वृद्धि होती गई। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर बन गए। उत्तर वैदिक काल में जो बड़े नगर थे वो हस्तिनापुर और कौशाम्बी ये प्रारंभिक नगर बन गए। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रारंभ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रारंभ नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन था वो वस्तु विनिमय द्वारा होता था। किस प्रकार से होता था? वो सामान्य लेन देन था, वस्तु विनिमय द्वारा हुआ करता था। मतलब एक बार और बताते हैं, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रारंभ नहीं हुआ था। यहाँ कह सकते हैं सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था। जो लेन देन हुआ करता था वो सामान्य लेन देन हुआ करता था, वस्तु विनिमय द्वारा होता था। यहाँ कह सकते हैं वस्तु विनिमय द्वारा होता था। निष्क, शतमान, पाद एवं कृष्ण माप की इकाइयाँ थीं। जो इकाइयाँ थी मतलब मापतोल था वो किस प्रकार से निष्क, शतमान, पाद एवं कृष्ण माप की इकाइयाँ बनी हुई थी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। सिर्फ एक ही वेद है जिसमें चांदी का उल्लेख मिलता है, वो है अथर्ववेद। लाल मृदभांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। यहाँ कह सकते हैं लाल मृदभांड, मृदभांड, काले मृदभांड, भूरे मृदभांड ये कभी उत्तर वैदिक काल में ही प्रचलित थे। उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति, वहाँ की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी? जैसे इस काल में धर्म का स्वरूप बहुदेववादी तथा उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। कह सकते हैं कि इस काल में धर्म का स्वरूप था बहुदेववादी था तथा उद्देश्य क्या? सुखों की प्राप्ति था। इसी काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, जो ब्राह्मण के नाम से जाने थे, ब्राह्मण थे ना, उन्हें प्रजापति कहा जाता था। विष्णु, रुद्र, शिव जी थे। एक बार और फिर बताते हैं, इस काल में धर्म का जो स्वरूप था बहुदेववादी था और इसका उद्देश्य था कि सुखों की प्राप्ति मिलना। इसी काल में सबसे प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। ब्राह्मण को प्रजापति कहते थे, विष्णु, रुद्र, शिव को कहते थे। इस काल में सर्जन का देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। मतलब यहाँ ये कहा गया है को जो सर्जन का देवता था ना वो प्रजापति को कहा जाता था, इनका मुख्य स्थान था। तथा पूषण सूंडों के देवता थे। पूषण, यहाँ एक शब्द आया है पूषण, जो किसके देवता थे? सूंडों के देवता थे। यज्ञ का महत्व बढ़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेशन होने लगा। मतलब ये कह रहा है कि यज्ञ होने लगे, लोग यज्ञों पर विश्वास करने लगे तथा तमाम यज्ञ होने लगे, जटिल कर्मकांडों का समावेशन होने लगा। मतलब जो कर्मकांड थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा मिलती है। किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में वर्णन किया गया है मोक्ष की चर्चा के लिए। एवं पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्य में मिलती है। ये मैं आपको सब आगे बताऊंगा। उपनिषद, बृहदारण्य, शतपथ ब्राह्मण, ये सभी गोपद ब्राह्मण, ये सभी क्या हैं आगे मिलने वाले। इनके एक एक ग्रंथ भी कह सकते हैं। इनके जो उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में जो इनका निर्माण हुआ है उनमें इन सभी को की चर्चा मिलती है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है एवं पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्य में मिलती है।
अब मैं ऐसे ही इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद और बृहदारण्य, इन सब के बारे में मैं आपको आगे चर्चा करता हूँ। ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना, धन्यवाद। एक चीज़ और, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आप मेरा नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें। संबंधित मैं आपको वेदों के अंग, वेदों के ब्राह्मण, वेदों के उपनिषद, आरण्यक एवं वेदों के उपवेद के बारे में बताऊंगा। तो आप बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।